आमिर खान ने इस बयान को देने के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड्स का मंच चुना था और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और इसी कार्यक्रम में भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, जैसे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी। ये तमाम लोग उस वक्त आमिर खान के ठीक सामने बैठे हुए थे जब आमिर खान ये बात कह रहे थे और कह रहे थे कि देश का माहौल ठीक नहीं है। भारत सरकार के इतने सारे मंत्री एक साथ आमिर खान के ठीक सामने बैठे थे और वो उनके सामने उनकी मौजूदगी में भारत में असहनशीलता पर चुभने वाला प्रवचन दे रहे थे और देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे थे। क्या अपने आप में ये एक सहनशीलता की निशानी नहीं है कि इसके बाद भी इनमें से कोई मंत्री, किसी भी मंत्री ने आमिर के बयान पर कोई आपत्ति नहीं उठाई? ये बात और है कि आमिर के मंच पर जाने से पहले पूरे कार्यक्रम का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था और जैसे ही आमिर ने असहनशीलता पर देश छोड़ने वाला बयान दिया, पूरे माहौल में कुछ देर के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी वहां पर मौजूद थे जो कि आमिर खान के बयानों पर ताली बजा रहे थे। मुंबई के बांद्रा में आमिर खान के घर से 260 किलोमीटर दूर सतारा में देश के लिए अपनी जान देने वाले कर्नल संतोष महादिक का अंतिम संस्कार हुआ था, तो उसमें करीब 5000 लोग पहुंचे, जबकि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के बाद उसके जनाजे में 10,000 लोग और कब्रिस्तान में 15,000 लोग पहुंचे थे। ये दोनों बातें इसी साल की हैं, 2015 की हैं। सवाल यह है, क्या आमिर खान ने तब आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों का विरोध किया था? क्या उन्होंने नैतिक आधार पर इसके खिलाफ तब कोई बयान दिया था? आखिर आमिर खान जैसे जिम्मेदार भारतीय नागरिक ने इस बात को सहन कैसे कर लिया? क्या तब उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस तरह आतंकवादी के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की वजह से देश के माहौल पर बुरा असर पड़ेगा? आमिर खान एक सुपरस्टार है और भारत में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है, जबकि दुनिया भर में कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्हें ज्यादा सहनशील और सुरक्षित माना जाता है। इनमें से हो सकता है कुछ देशों के बारे में आमिर खान विचार भी कर रहे हों कि भारत छोड़कर उनमें से किसी देश में वो जाकर बस जाएं। लेकिन अगर उन देशों की हम बात करें तो उन देशों के बड़े बड़े इलाकों में मुसलमानों को लेकर इस वक्त एक डर और भेदभाव का माहौल बना हुआ है। ये आपको समझाने के लिए हम कुछ आंकड़े आज आपके सामने रखते हैं। अमेरिका के 31 राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद अब 2015 में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें आ रही हैं। अमेरिका में पेरिस हमलों के बाद करीब आधा दर्जन मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। वहां मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को निशाना बनाया गया है। ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा में 300% का इजाफा हुआ है। फ्रांस में भी मुसलमानों पर पेरिस हमले के बाद कई हिंसक हमले हो चुके हैं। जबकि हमारे देश के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में देश में सांप्रदायिक हिंसा की 644 घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल यानी 2015 में जनवरी से अक्टूबर महीने तक सांप्रदायिक हिंसा की 630 घटनाएं दर्ज हुई हैं। 2014 में सांप्रदायिक हिंसा में 95 लोग मारे गए थे, जबकि इस साल सांप्रदायिक झड़पों में अब तक 86 लोगों की जान गई है। यानी सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में 5% की कमी आई है। देश छोड़कर जाने की बात कहने वाले आमिर खान जब इन आंकड़ों को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत की सहनशीलता का मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि आमिर खान के बेटे का नाम आजाद है और वो उसे विदेश भेजने की बात पर विचार कर रहे हैं, जबकि शहीद कर्नल महाडिक के बेटे का नाम स्वराज है और उनकी पत्नी ने यह घोषणा की है कि वो अपने बेटे स्वराज को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार करेंगी। ऐसी स्थिति में देश में कथित असहनशीलता पर आमिर खान का प्रवचन आपको दोहरे मापदंड का एक उदाहरण नजर आ रहा होगा। इसे लेकर मैंने कल आमिर खान से एक सवाल भी पूछा था। आज के संदर्भ में आपको मेरा सवाल और आमिर खान का जवाब जरूर सुनना चाहिए। हमने हाल में 2 बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में हाल ही में कर्नल संतोष महादिक वो शहीद हुए थे।
कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है? अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं, दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुँचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुँचे थे, बाकी कोई नहीं पहुँचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड? मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned. And every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, you know, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time, sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. You know, that's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. So the fact is that, you know, these are things that will happen. As you rightly pointed out, it should not happen. Ideally, whether it's the media, whether it's politicians, whether it's a common person, our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large, it is. I think by and large, most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large, that is the case.